कैसा महसूस होता है उस समय जब आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं और बार बार फेल हो जाते हैं? सर बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है वो पल। केजीएस से जुड़ने के बाद आपने कितना इम्प्रूव किया अपने आप को? क्या ऐसा क्या रहा? उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया हूँ। जो बच्चे बार बार फेल हो रहे हैं उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मतलब कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहना है। डेली रूटीन क्या होते हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। क्लासेस के अलावा 6 to 7 आवर देना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए एक बच्चा है जो बिगिनर है, शायद आपकी वीडियो देख के वो चीज़ें करेगा, उसको मॉक टेस्ट कब लगाना चाहिए? जब वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे तो उसके 1 महीने बाद से मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दे वो। एक बड़ी अच्छी सी बात आपको मैं डेडिकेट करूंगा। वो बड़ी प्यारी सी कहावत है कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर होगा, कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा, बाकियों का तो वक्त आया था, आपका दौर आएगा। ये लाइन बहुत गहरी है और इस लाइन को पूरी तरीके से चरितार्थ किया है हमारे एक एस्पिरेंट ने, जिन्होंने अपनी इस जर्नी में एस्पिरेंट से ऑफिसर तक का सफर तय किया है। बैंकिंग एग्जाम में बार बार के फेलियर और टफ सिलेबस के बाद अपने आप को तैयार करते हुए आज ये इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो मैं आज मिलाऊंगा हमारे एक उस चैंपियन से, एक उस ऑफिसर से जिसकी जर्नी आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और आपको इस जर्नी के थ्रू बताऊंगा कि जिंदगी में कभी हार मत मानो। हाँ, हो सकता है कि आज तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है लेकिन कल सवेरा जरूर होगा। तो आइए मिलते हैं हमारे उस ऑफिसर से जिनका नाम है निखिल। हेलो निखिल, स्वागत है आपका केजीएस टॉक में। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस अचीवमेंट के लिए। कैसा महसूस हो रहा है इस समय जरा मुझे बताइए। सर बहुत बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है। ये जो जर्नी आपने तय करी है, जाहिर सी बात है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उस जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट फेज हो जाता है कि हम एक उतार चढ़ाव भरे माहौल से होके गुजरते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। इन चैलेंजेस में आप निकल के आज एक ऑफिसर बन के बैठे हैं। मैं जानना चाहूंगा आपकी इस जर्नी के बारे में, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको आपके बारे में जानना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं अपने बारे में आप। थैंक यू सो मच सर, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। मेरा नाम निखिल सिंह है। मैं यहाँ पे गाजीपुर से आया हूँ। ठीक है। मेरे पिता किसान हैं और मैं हमेशा से ही बैंकिंग सेक्टर में ही जाना चाहता था। बहुत अच्छा। तो मतलब आपने अपनी ये मंजिल पा ली है। जाहिर सी बात है, मैं चाहूंगा आपसे पूछना या हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि इस पूरी जर्नी में आपको कितना टाइम लगा इस अचीवमेंट को ग्रैब करने में? लाइक आपने एक जर्नी अपनी शुरू की थी, कितना टाइम हो गया, कितना समय लगा इस पूरी की पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में? सर इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में मुझे अप्रोक्स 2 ईयर लग गए हैं। ठीक है। मतलब 2 साल आपने कठिन परिश्रम किया और आप यहाँ पे पहुंचे। हाँ दर्शकों को यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि कई बार हम कहते हैं कि एक शॉर्टकट सर बता दीजिए, कुछ ऐसा बता दीजिए कि ओवरनाइट हम यहाँ सिलेक्शन ले लें। तो ऐसा नहीं होता है। जब हम कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक पूरा पूरा सॉलिड टाइम चाहिए होता है, पेशेंस चाहिए होता है। जैसा कि अभी अभी निखिल ने बताया कि 2 साल की कड़ी मेहनत। निखिल, इस 2 साल में जाहिर सी बात है आपने एग्जाम्स तो दिए होंगे, यस सर। फेलियर भी देखा होगा। कैसा महसूस होता है उस समय जब आप किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं और बार बार फेल हो जाते हैं? सर बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है वो पल। जब मैंने पहले साल जब एग्ज़ाम दिया था तो प्री नहीं क्लियर होता था। उसके बाद जब प्री क्लियर स्टार्ट होना हुआ तो मेंस भी नहीं क्लियर हुआ। तो जब मेंस क्लियर नहीं हुआ तो बहुत बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था एकदम। अच्छा। कि मन में आ रहा था कि मैं यहाँ पे अब क्विट कर दूँ। तो उसके बाद सर आपने ही मुझे गाइड किया था। उसके बाद मैंने छोड़ा नहीं, तो अभी जाके क्लियर हुआ है। बहुत अच्छा। अभी मैं एक बार जानना चाहूंगा दर्शकों को, आप प्लीज एक बार बताइए कि आपने कौन सा एग्जाम क्लियर किया। और मैं आपको दर्शकों को एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, जनता सुन ले इस बात को, कि निखिल का सिर्फ एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। एक ऐसा स्टेज आया था जहां पे मेरी इनसे बात हुई थी और इनका ऐसा हो गया था कि सर अब मुझे ये जॉब नहीं करनी है, घर पे थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस भी है और मैं चाहूंगा कि सर मैं अब जॉब को क्विट करके ये वाला पोर्शन छोड़ के मैं कहीं कहीं जॉब का देखूं। इवन आप सर कुछ हेल्प अगर हो पाए तो करिएगा, कहीं जॉब देखिएगा। अच्छा, उस समय मुझे भी एक चीज दिमाग में आई थी कि यार क्या करना चाहिए यहाँ से, क्योंकि एक बहुत बड़ा सच होता है फाइनेंशियली क्राइसिस का जब हमारे घर में जब बेटा पिता की उम्र का हो जाता है, उम्र मतलब उनके जैसा कदम से कदम मिला के चलने वाला हो जाता है, तो वहां पे एक जिम्मेदारियां आ जाती हैं कि यार हमें भी पैसे से फाइनेंशियली कम से कम परिवार को हेल्प करें। उस दौरान एक बड़ा चैलेंज होता है प्रिपरेशन का। तो
जाहिर सी बात है आपने उस फेज से निकल के जैसे भी था हमारी आपसे बात हुई, आपने एग्जाम के लिए अपने आप को आगे बढ़ाया और फाइनली आप यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार दर्शकों को आप बताएं कि आपने कौन कौन सा एग्जाम इस बार क्लियर किया। सर मैंने पहले तो आरआरबी पीओ क्लियर किया। ठीक है। उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट आया तो उसमें क्लियर हो गया, उसमें मुझे पीएनबी मिला। उसके बाद आरआरबी क्लर्क भी क्लियर हो गया। तो अभी 3-3 एग्जाम क्लियर हो गए आप थे सर। जरा ध्यान से सुनिएगा इनकी बात को। ये वही हैं जिन्होंने पिछले साल ये कहा था कि सर मुझे अब गवर्नमेंट की तैयारी नहीं करनी, और अभी ये बैठ के ये कह रहे हैं कि सर मेरा आरआरबी पीओ क्लियर हो गया, मेरा आरआरबी क्लर्क क्लियर हो गया, सर मेरा आईबीपीएस क्लर्क यानी पंजाब नेशनल बैंक भी इनको अलॉटेड हो गया था। तो याद रखना, एक बहुत बड़ी सीख मैं आप सभी को यहाँ कहना चाहूंगा थ्रू निखिल, कि आप जब सिलेक्शन प्रिपरेशन अपनी करते हैं और आप एग्जाम के बहुत करीब होते हैं, हो सकता है आप फेलियर देखें। कई लोग वहां पे अपने आप को क्या करते हैं कि पीछे एक स्टेप बैक हो जाते हैं कि यार अब नहीं होगा। ये वो अंतिम स्टेप होता है जहां से अगर आप एक कदम आगे जाते हैं तो आप सिलेक्शन के पास पहुंचते हैं। बहुत बड़ा एग्जांपल मेरे साथ निखिल है। निखिल, कुछ सवाल है मेरे पास आपके लिए जो हमारी जनता ने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है। मुझे आपसे ये जानना है कि जब आपका रिजल्ट आया था उस समय आपका पहला रिएक्शन क्या था? सर पहले तो जब रिजल्ट आया था तो मैं नोटिस देखा कि पहले रिजल्ट आ गया है। ठीक उसके है। बाद ओपन किया तो एकदम पूरा दगदग हो रहा था एकदम। अच्छा, रिजल्ट का आपको पता चल गया कि रिजल्ट आ गया है। हाँ। उसके पहले जब आप रिजल्ट ओपन करने जा रहे थे तो हार्ट बीट तो बढ़ी हुई थी, पेट में तितलियां एकदम उड़ रही थी, क्या नर्वसनेस फील हो रही थी? बहुत ज्यादा सर। बहुत ज्यादा था। अंदर से लग रहा था कि एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा? लग रहा था कि हो जाएगा। अच्छा, फिर भी एक डर बना रहता है। डर बना रहता था। तो फिर क्या हुआ जरा बताइए। उसके बाद ओपन किया तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर वगैरह डाला सब। तो उसमें लिख के आ गया कि वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर सिलेक्टेड विद क्या आरआरबी क्या आपका वहां पर रिएक्शन था उसको देखने के बाद? भरोसा हुआ था? हाँ, भरोसा हो गया था सर कि कर लिया आखिर मैंने। तो आपने सबसे पहला रिएक्शन क्या था? क्या आप चीखे थे, चिल्लाए थे, नर्वस हुए थे, इमोशनल हुए थे, क्या था? इमोशनल हो गया था सर मैं। वहीं पे मेरी मम्मी बैठी हुई थी मेरे बगल अच्छा, पे। मम्मी को बताया आपने कि हो गया? हाँ, वो मम्मी तो को? देखते ही वो उनको पता चल गया था कि हो गया आखिर। अच्छा, मम्मी का रिएक्शन कैसा था? वो तो मतलब थोड़े से आंसू आ गए थे उनके तो। ऑब्वियस सी बात है यार, अपने बच्चों की खुशी के लिए। अच्छा, मैं चाहूंगा उस समय पिताजी कहाँ थे आपके? मेरे पिताजी बाहर में कुछ कर रहे थे, अच्छा। खेती का काम कर रहे थे वो। तो उनको आपने बताया फिर जाके? हाँ, वो पिताजी थे और बाबा भी साथ में ही थे मेरे। बाबा भी थे? तो उनको पता चला तो कैसा रिएक्शन था उनका? वो तो पहले पहले तो जाके मेरे भाई बता दिए उनको। अच्छा। मैं पहले मम्मी के पास था। तो वो बात बता दिए तो वो पहले से ही खुश थे, तो गया मैं पैर वैर छुआ उनका। अच्छा, तो मतलब माहौल पूरा बदल गया घर का। हाँ, एकदम एक खुश हो गए थे सिलेक्शन सर। एक सिलेक्शन कितना कुछ बदल देता है हमारा ना। बहुत अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बड़ी इंस्पिरेशनल चीजें होती हैं और मैं कहूँ कि जब हम कोई चीज अचीव करते हैं तो मेरे ख्याल से सबसे पहला हक होता है माता पिता का, कि उन्होंने आपकी इस जर्नी को शायद डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपके साथ वो खड़े थे। और बिल्कुल अच्छा लगता है कि जब बच्चे माँ बाप को डेडिकेट करते हैं सारी चीजें। मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगा जो हमारे ही व्यूअर्स ने आपके लिए रखे हैं। आपने बैंकिंग एग्जाम को ही क्यों डिसाइड किया कि मैं बैंक के ही क्षेत्र में जाना चाहता हूँ? क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स में तो एसएससी भी है, रेलवेज हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तो व्हाई यू चूज बैंकिंग ओवर अनदर एग्जाम्स? सर पहले तो मैं 12th पास किया तो ग्रेजुएशन किया। ठीक है। मैथ से ग्रेजुएशन किया तो उसके बाद मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मुझे बैंकिंग में ही जाना है। ठीक है। लेकिन उसके बाद जब मैंने बीएड का प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि मेरे लिए बैंकिंग सेक्टर ही अच्छा है। कहीं से आपको किसी ने गाइड किया, बताया, या किसी को देखा आपने? कहाँ से ये आइडिया आया? क्योंकि मैं अगर बात करूं तो एकदम से किसी भी स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है कि यार हम ये वाला रास्ता चुने कि ये चुने या ये चुने, ऐसा कुछ। सर पहले तो मैं 12th के बाद ही मतलब बहुत सारे एग्जाम दिया था, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, सब एग्जाम दिया था, तो उसमें नहीं हो पाता था। उसके बाद ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन के बाद मेरे भैया थे, बड़े पापा के लड़के। ठीक है। उन्होंने गाइड किया कि वो ऑलरेडी बैंक में है। अच्छा, तो हाँ, वहां से एक मोटिवेशन आपको शुरू हुआ। हाँ। ग्रेट। तो वो बोले कि बैंकिंग का कर लो तुम, 2-3 साल लगेंगे हो जाएगा। तो वो बताए, तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करते ही मेरे बड़े बाबा की डेथ हो गई। अच्छा अच्छा। तो उस समय 2-3 मंथ ऐसे ही चला गया।
उसके बाद फिर मैंने रीस्टार्ट किया, ओके। तब जाके 2 साल में कंप्लीट हुआ पूरा। शुरुआत में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आपके लिए? जब आपने कोई भी चीज़, अब ऑब्वियस सी बात हम शुरू करते हैं, तो सबसे शुरुआती चैलेंज आपने क्या महसूस किया था? सबसे शुरुआती चैलेंज था सर कि मुझे इंग्लिश समझ में ही नहीं आती थी। ठीक है। ये सबसे बड़ी समस्या उत्तर भारत की। हाँ। ठीक है। इंग्लिश को करने के लिए पहले हमारे एक सर थे, तो उन्होंने बताया कि हिंदू एडिटोरियल ठीक है। डेली लेना, डेली ठीक है। करो। तो हिंदू एडिटोरियल के माध्यम से मैंने पूरा डेली उसको फॉलो किया। ठीक है। आपको आपको उस लगता नहीं है कि मतलब अगर कोई चीज़ हमें नहीं आती है, उसको एकदम से सीखना हो, तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है? क्योंकि अगर मान लीजिए मुझे इंग्लिश पसंद ही नहीं है, तो मैं द हिंदू एडिटोरियल अगर उठा के पढ़ना चाहूँगा, तो मैं ज़ाहिर-सी बात है उसको देखते ही लगेगा बोर हो जाऊँगा मैं, क्योंकि इतने बड़े-बड़े वर्ड्स होते हैं, इतना टिपिकल, इतना कॉम्प्लिकेटेड पैराग्राफ्स होते हैं। कैसे उस चीज़ को मैनेज किया था? सर पहले स्टार्टिंग में अगर किसी को अगर पसंद नहीं आ रहा है, तो स्टार्टिंग में पहले क्लास 6-7 की बुक उठा लो इंग्लिश की, ठीक है। उससे स्टोरी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आदत बना लें उसकी। हाँ, ठीक है। तो पहले आदत बनाइए, उसके बाद और हिंदू एडिटोरियल को डेली पढ़ते रहिए, कंटिन्यूअसली, मतलब 1 महीने तक। ठीक है। ना मन करे फिर भी पढ़िए। ठीक है। तो उसके धीरे-धीरे बाद वो आदत में आ आदत जाता में है। आ जाएगी, तो उसके बाद पढ़ने का मन करने वो लगेगा। कहते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर आप कहते हैं ना कि कोई चीज़ आपको अपने जीवन में बनानी है या बिगाड़नी है, 21 दिन का एक साइकिल होता है। 21 डेज़ अगर आप कोई भी आदत अपनी सुधारना चाहते हैं, तो उसको 21 डेज़ आप प्रैक्टिस कीजिए, या कोई नई आदत लगाना चाहते हैं, तो 21 डेज़ उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो 21वें दिन के बाद जब 22वां दिन आता है, तो अपने आप वो आदत आपको खींच ले जाती है कि नहीं भाई, ये चीज़ तुमको करनी है। तो ये बहुत सही चीज़ यहाँ पे आपने बताई है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आपने शुरुआती जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, सेल्फ स्टडी करी थी या फिर कोचिंग वगैरह के थ्रू आप आगे बढ़े थे? जब अपने शुरुआती दिनों में थे आप? स्टार्टिंग में नहीं सर, मैं कोचिंग से ही स्टार्ट किया था, एकदम पूरा ठीक है। प्रॉपर कोचिंग से ही स्टार्ट किया था। ठीक है, तो वहाँ से आपको गाइडेंस मिलना शुरू हो गई थी। हाँ, ठीक है, केजीएस से जुड़ने के बाद आपने कितना इम्प्रूव किया अपने आप को? कैसा क्या रहा? केजीएस में सर पहले जुड़ने से पहले मैं एकदम ज़ीरो पे था, एकदम अच्छा। ज़ीरो लेवल पे था। आपको तो पता ही है, मतलब हुँ। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया हूँ, मतलब एग्ज़ाम निकलने लगे, उसके बाद प्री अच्छा, क्लियर हुआ, फिर उसके बाद मेंस में नहीं हो पाता था। भरोसा होना शुरू हुआ धीरे-धीरे हाँ, ना? कि कर लूँगा मैं। उसके बाद मेंस भी क्लियर होने लगे, तो मुझे याद याद भी कि वो यूट्यूब की क्लासेस में आप हमेशा कहा करते थे, सर अब प्री हो गया, मेंस पढ़ाओ, मेंस पढ़ाओ। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपका मैं चाहूँगा कि जैसे आप, चूँकि अब आप सेलेक्टेड ऑफिसर हो, डेली रूटीन क्या होते हैं जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। क्या रूटीन आपका रहता है डेली? अब मैं सिंपल सी बात कहूँ कि आप सुबह सो के उठने से लेकर पढ़ाई का जो कितने घंटे, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा करते हैं बच्चे कि सर कितने घंटे पढ़ें कि सिलेक्शन हो जाए? तो मैं जानना चाहता हूँ कि एक सेलेक्टेड कैंडिडेट का रूटीन क्या था जब आप तैयारी कर रहे थे? सर सबसे पहले तो मतलब क्लासेस के अलावा 6 टू 7 आवर देना बहुत ज़रूरी है। 6 से 7 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। स्टार्टिंग में जैसे मॉर्निंग में उठो, तो पहले ना वो द हिंदू का जो है वेबसाइट, उस पे अपना हिंदू एडिटोरियल पूरा खुद से पढ़िए। ठीक है। उसके बाद क्लासेस में जाइए, तो वहाँ पे जो सर या मैडम हैं, उनसे पढ़िए, और उसके बाद अटैच कीजिए, मतलब मिटाइए कि आप जो समझे थे वो सही है कि गलत है कुछ। ठीक है। तो उससे पता चलेगा कि आप कितने अभी और कितना इम्प्रूव करना है। ठीक है। अच्छा, तो आपने द हिंदू को टाइम दे दिया, उसके बाद फिर आप बाकी सब्जेक्ट्स पे भी उसी लेवल पे काम करना शुरू करते थे। यस तो सर। मतलब आप क्लासेस के अलावा 6-7 घंटे अपने आप को वहाँ पे देना पड़ेगा, हाँ, तब जाके शायद आप क्वालीफाई कर सकते हैं। अच्छा, जब बात क्लासेस की है या फिर टॉपिक की है, तो आपको बैंकिंग में 3 बड़े कोर सब्जेक्ट माने जाते हैं, क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग। इन तीनों के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन करी? इंग्लिश के लिए तो सर मैं प्रॉपर द हिंदू पढ़ता था। ठीक है। उसके बाद पहले तो सेक्शनल मॉक से स्टार्ट किया। ठीक है। उसके बाद जब एग्ज़ाम टाइम थोड़ा नज़दीक आते थे, 1 डेढ़ महीने पहले, तो पूरा फुल मॉक देना स्टार्ट किया एकदम। बहुत अच्छे। और मैथ के लिए तो सर पढ़ाते थे, तो वही प्रॉपर था, वही फॉलो करता था मैं। ठीक वो है। जो होमवर्क देते थे, ऐप में क्लास लेते थे, तो वो क्या ठीक है। पढ़ाए हैं, तो उसको डेली रिवाइज़ करना। ठीक है। और खुद से भी अगर गूगल से क्वेश्चन वोश्चन निकाल के सब प्रॉपर सॉल्व किया करना। ठीक है। और रीजनिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पज़ल। ठीक है। पज़ल पज़ल डेली कम से कम 5 ठो, 5 पज़ल तो लगाना ही है। ठीक है। उसके बाद प्रॉपर पज़ल का वो जो सेक्शनल मॉक आता है, वो उसके बाद फुल मॉक,
तो इससे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव हो जाती है। शांतनु सर के साथ पढ़ने में कुछ मजा आया? यस सर। चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, एक और जरूरी चीज मैं जानना चाहूंगा कि बैंकिंग में ना ऐसा माना जाता है कि आप कितना भी पढ़ लें, कितनी भी प्रिपरेशन कर लें, लेकिन बिना मॉक टेस्ट के यार चीजें बड़ी अधूरी रहती हैं, और मॉक टेस्ट के बिना तो मुझे भी लगता है कि सिलेक्शन नहीं होते। आपकी नजर में मॉक टेस्ट का रोल क्या है सिलेक्शन के लिए? मॉक टेस्ट का रोल सर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि हमें और कितना इम्प्रूव करना है। ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने से पहले, मॉक टेस्ट लगाते समय हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रॉपर उसको पहले मॉक टेस्ट दें, उसके बाद उसको पूरा एकदम एनालाइज करें। तो एनालाइज में भी टाइम देना है। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ मॉक टेस्ट लगाया फिर बढ़ गए आगे, चलो हाँ, तो उसको टाइम देना जरूरी हाँ, होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं अक्सर पूछूंगा, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है जो बिगिनर है, शायद आपकी वीडियो देख के वो चीजें करेगा, उसको मॉक टेस्ट कब लगाना चाहिए? जब वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे तो उसके 1 महीने बाद से मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दे वो। ठीक है। पहले अगर मान लीजिए वो पूरा टॉपिक नहीं पढ़ पाया है, तो पहले पूरा टॉपिक कवर करे, जो टॉपिक पढ़ लिया उसका सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट करे। ठीक है। उसके बाद जब पूरा टॉपिक पढ़ ले तो पूरा फुल मॉक दे। मतलब अगर वो बिगिनर है तो पहले अपना कोर्स एक बार जरूर पढ़ ले। हाँ। उसके बाद जैसे जैसे टॉपिक पढ़ता जाए सेक्शनल मॉक दे, ताकि उसको एक टॉपिक में पकड़ हो जाए, और उसके बाद फुल लेंथ मॉक वो दे सकता है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि जाहिर सी बात है आपने ये बात शेयर करी है, जिंदगी में कब कब वो मोमेंट आया कि आपको लगा कि यार अब छोड़ देना चाहिए, अब नहीं होगा, अब जाने देते हैं? पहली बार तो प्री क्लियर नहीं हुआ था तो ऐसा नहीं फील हुआ था। उसके बाद मैं सोचा था कि अगली बार क्लियर ही कर लूंगा। फिर प्री क्लियर हुआ, मेंस नहीं क्लियर हुआ, तब लगा था कि अब छोड़ देना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। हाँ। उसके बाद सर आपने पूरा मोटिवेट किया मुझे। उसके बाद प्री क्लियर हुआ मेंस, उसके बाद इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। ये आपका कौन सा इंटरव्यू था, फर्स्ट या फिर इसके पहले? फर्स्ट इंटरव्यू था सर। पहला इंटरव्यू था, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि पहले इंटरव्यू में बैठे और उड़ा दिया उसको। चलिए, तो अभी आप फिलहाल ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी पीओ क्लियर कर चुके हैं और पीओ ही ज्वाइन करेंगे मेरे ख्याल से। यस सर। ठीक है। अच्छा, जैसे अभी बात हो रही थी कि फेलियर में लगा कि यार छोड़ देना चाहिए, उस सिचुएशन में आपने कैसे अपने आप को हैंडल किया? चलिए ठीक है, एक मोटिवेशन आपको मेरे थ्रू या अपने पेरेंट्स के थ्रू या टीचर्स के थ्रू मिला होगा, लेकिन एक होता है ना कि सेल्फ असेसमेंट, खुद से भी हम चीजों को एनालाइज करते हैं। एक समय ऐसा होता है कि जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं, उस समय वो रात के 2 बजे भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकता है कि हमको ऐसा फील हो कि यार हम ही हैं जो हैं। आपने उस समय खुद को कैसे मोटिवेट करा, खुद को कैसे समझाया कि यार नहीं, एक बार और लगते हैं, ठीक है जो हुआ सो हो गया? तो कैसे आपने खुद को हैंडल किया? सर पहले तो रिजल्ट आने के बाद मैंने प्रॉपर ब्रेक लिया, 1 हफ्ते का पूरा प्रॉपर ब्रेक एकदम। उसके बाद उसमें सोचा कि कहाँ गलती हो गई। ठीक है। निखिल, मैं एक बड़ी छोटी सी चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि एक एस्पिरेंट के लिए जैसे उसकी हॉबी मैटर करती है क्या उसके सिलेक्शन के लिए? आपकी हॉबी क्या रही है? मेरी हॉबी तो सर क्रिकेट खेलना था। अच्छा, तो क्या ये जो आपकी हॉबी है इसको आप फॉलो करते थे ड्यूरिंग प्रिपरेशन? नो सर, नहीं कर पाया था मैं। नहीं कर पाए थे या करना नहीं चाहते थे? नहीं कर पाए थे। अच्छा, मतलब मौका मिलता तो करते। हाँ। आपको क्या लगता है कि आपकी जो हॉबी होती है प्रिपरेशन के दौरान आपको हेल्प करती है, थोड़ा सा बूस्ट करती है अपने आप को आगे ले जाने के लिए? हाँ सर, वो जैसे आपकी हॉबी, जैसे मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना थी। ठीक है। तो 1 वीक में 1 बार खेल लेता तो उससे मेरा फिजिकल फिटनेस भी सही रहता, और थोड़ा सा वो कहता ना कि दिमाग एकदम रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स हो जाता है। इम्पैक्ट उसका बहुत ज्यादा पड़ता है। बहुत ज्यादा था सर। आपकी जर्नी का, इतनी अच्छी जर्नी आपकी रही है, 2 साल की जर्नी बात करूं तो खत्म ही नहीं होगी। जर्नी का टर्निंग पॉइंट क्या रहा है आपकी लाइफ में? देखो, अब क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ से अब आपकी एक अलग जर्नी स्टार्ट हो रही है। अब आपके ऊपर एक प्रेशर नहीं है, क्योंकि कैसा मानते हैं कि इंडिया में या कहीं भी वर्ल्ड में आप हैं, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस से आप आगे निकल गए हैं तो जिंदगी बड़ी स्मूथ चलती है। इस स्टेज पे आने के लिए आपका जो टर्निंग पॉइंट रहा है वो क्या रहा है? आप क्या मानते हैं कि आपकी इस प्रिपरेशन का टर्निंग पॉइंट क्या था? मेरे प्रिपरेशन का सर जो टर्निंग पॉइंट था ना, वो पिछले साल था, वो मई जून के आसपास। अच्छा। जब मैं एसबीआई क्लर्क में क्लियर नहीं हो पाया था। ठीक है। तो उसके बाद मैंने सोचा था कि पहले तो मैं सोचा कि क्विट कर दूं। ठीक है। उसके बाद सर आपसे बात हुई तो फिर सोचा कि अब नहीं कर लेना है इस बार। क्या तो उस बार मैं डबल मोटिवेशन के साथ उतरा था कि इस बार तो करना ही है, तो एकदम आग लगा देंगे। अच्छा, ऐसा क्या चेंज किया तुमने कि तुम्हारे सिलेक्शन हो गया? अपने रूटीन में, हैबिट में क्या चेंज किया तुमने? स्टाइल में पढ़ने के क्या ऐसा तुमने चेंज किया जिससे
आज यहाँ बैठे हो? पढ़ने के स्टाइल में सर चेंज किया कि मैं प्रॉपर डेली एक मुक देता था। कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली हाँ। तुमने। डेली एक मुक, एक वीक में 5 दिन प्री का मुक, 2 दिन मेंस। ये बड़ी जरूरी चीज तुमने बताई। मेंस का मॉक जो है वो कब तुम देते थे, मतलब शुरू में ही देते थे या एग्जाम के टाइम पे देते थे? नहीं, स्टार्टिंग से ही देना है, और जब प्री क्लियर हो जाए तो उसके बाद मेंस डेली देना है एकदम। ठीक है। मतलब एक दिन ब्रेक हो सकता है, 7 में से 6 दिन आप दो, एक दिन ब्रेक ले लो, उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी तुमसे है, स्टूडेंट बहुत पूछते रहते हैं मुझसे कि सर प्रीलिम्स की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें, या फिर प्रीलिम्स की तैयारी के साथ साथ मेंस की तैयारी कब करें, क्या साथ में करें? सर रुक जाएं, पहले प्री निकल जाने दें फिर मेंस की तैयारी करें, क्या इसका जवाब होगा? सर साथ में करना है। साथ में करना चाहिए। साथ में प्री और मेंस दोनों। ठीक है। प्री में तो बस मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश है, ठीक है। और मेंस में वो बढ़ जाते हैं, करंट अफेयर आ जाता है, जनरल अवेयरनेस है, बैंकिंग अवेयरनेस है, कंप्यूटर है। तो स्टार्टिंग से करने पे ना, क्योंकि प्री निकलने के बाद ना मेंस में टाइम ही नहीं मिलता है। अच्छा, एक चीज और मैं आपके जो आपने भी बात कही, कई बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि एक बैंकिंग एस्पिरेंट्स को करंट अफेयर्स जो होता है वो कितने महीने का पढ़ना चाहिए मेंस एग्जाम के लिए? प्रॉपर 6 मंथ। 6 मंथ काफी रहेगा? हाँ, 6 मंथ, उसमें से भी जो प्रीवियस 3 मंथ है ना, उसको बहुत ही एकदम बहुत बारीकी से पढ़ना है। लास्ट जो भी प्रीवियस 3 मंथ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। बहुत ज्यादा बनते हैं, मतलब 70 to 80% 3 मंथ से ही बनते हैं। अच्छा, ये तो आपने कवर कर लिया है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपने देखा होगा बैंकिंग के एसबीआई हो गया, आईबीपीएस पीओ में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बहुत ज्यादा होती है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करना है आपके हिसाब से? डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए सर पहले तो मतलब स्टोरी बेस्ड लिखना स्टार्ट कीजिए पहले। ठीक है। जैसे छोटे पे हम लोग लिखते थे, दकाव हो गया, एनिमल पे, फेस्टिवल, छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। फेस्टिवल पे लिख लेना है, तो छोटे लेवल से स्टार्ट करते करते अपर लेवल पे जाना है। ठीक है, तो मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जब आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रिपरेशन करते हैं तो क्या ये डे 1 से शुरू कर देना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं डे 1 से ही शुरू करना चाहिए? डे 1 से शुरू कर देना चाहिए। हाँ, प्रिपरेशन स्टार्ट करने के दौरान ही आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। अच्छा। नहीं तो क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन हो जाता है कि मतलब प्री, हमको लगता है कि प्री क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हमको टाइम ही नहीं मिल पाता है कि मैं बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव प्रिपरेशन करें। और ये बहुत बड़ा लैग हम कर जाते हैं एग्जाम के टाइम। तो उसके अलावा मेंस में सारे सब्जेक्ट क्लियर हो गए, तो डिस्क्रिप्टिव में नहीं क्लियर हुआ, सारी मेहनत बेकार हो जाती। अच्छा, मुझे एक चीज और आपसे पूछनी है कि कई बच्चों का एक मिथ बनता है कि सर बैंकिंग एग्जाम हम नहीं प्रिपरेशन करेंगे। अच्छा, पूछने पे वो बताते हैं कि सर बैंकिंग एग्जाम ना करने का रीजन ये है कि इंटरव्यू इंग्लिश में होता है और बड़ा डर का माहौल होता है, सर वहां पे अगर हमको इंग्लिश नहीं आती है तो हम फेल हो जाएंगे। मुझे जरा अपना यहाँ पे बताइए एक्सपीरियंस कैसा था? इंटरव्यू प्रॉपर, पहले तो वहां पे जाएंगे तो इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यूअर है वो आपको बहुत रिलैक्स करेंगे पहले, उसके बाद आप जिस लैंग्वेज में देना चाहें। मतलब अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप इंटरव्यू दे सकते हैं बैंक का? हाँ, आपका बैंक है, उससे कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सिलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वहां पे जाने पे वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करना चाहते हैं। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस चेक करना, हाँ। ये सारी चीजें होती है। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती बोलने तो भी आप बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं। हाँ सर, मतलब ऐसा कोई मतलब प्रॉपर स्ट्रिक्ट ऑर्डर नहीं है कि इंग्लिश में ही देना है इंटरव्यू। ठीक है, हिंदी में भी दे सकते हैं, एकदम आराम से रिलैक्स होकर हिंदी में दीजिए आप इंटरव्यू, पूरा एकदम क्लियर होगा आपका आराम से। अच्छा, एक यहाँ पे बात समझ में आती है कि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे थे और इंटरव्यू देते समय, मतलब आप ऑब्वियसली बात है जब दरवाजे पे खड़े थे, कैसा एक्सपीरियंस आपका था उस समय? अंदर आपको जाना है इंटरव्यू देने, क्या वो माहौल था? आप जरा एक बार शेयर कीजिएगा। पहले तो सर मैं नर्वस हो गया था उस समय तक एकदम। जब आप गेट पे एकदम खड़े थे? हाँ। अच्छा। उसके बाद वो लाइट जली ऊपर में। ठीक है। अब वो बोले गेट पे जो सर खड़े थे वो बोले कि जाओ अब। अच्छा। तो मैं पहले गया अंदर। हार्ट बीट एकदम तेज रही होगी है? हाँ। उसके बाद कितने लोगों का पैनल था वहां पे? वहां पे 5 लोगों का पैनल था, जिसमें चेयरमैन सर थे। ठीक है। उसमें एक मैम थी। एक मैम थी? हाँ। ठीक है। और 4 सर थे। तो उसमें से एक चेयरमैन सर ने क्वेश्चन पूछा, एक और सर ने क्वेश्चन पूछा, और मैम ने, और 2 लोग थे। तो वो लग रहा है कि हमको मेरा सारा एक एक्टिविटी देख रहे थे। ठीक है। कैसे क्या है।
निखिल यार, मैं ये चीज जानना चाह रहा हूँ कि जब आप इंटरव्यू में अंदर गए थे, जाहिर सी बात है काफी माहौल अलग रहा होगा। उनका पहला क्वेश्चन आपसे क्या था? क्या उन्होंने आपसे पूछा और किस तरह के क्वेश्चंस वहां पे पैनल ने आपसे पूछे थे? पहले तो सर वो मेरे से रिलेटेड पूछे कि आप अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से आए हो? ये सब पूछने के बाद वो थोड़ा-सा रिलैक्स किए मुझे। हम्म। उसके बाद बोले कि आप खुद से अपना टॉपिक बता दीजिए। अच्छा। सारे बच्चे जो आ रहे हैं वो बोल रहे हैं सर बैंकिंग टर्म से कुछ भी पूछ लीजिए, बता देंगे हम। अच्छा, बच्चे वो ये बता रहे थे आपसे? हाँ, ठीक है। तो सारे बच्चे यही बोल रहे थे बैंकिंग टर्म्स। आप कुछ अपना अलग टॉपिक बताइए हमें। अच्छा। तो मैंने बोला कि सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और पीएसएल से आप पूछ लीजिए मुझसे। तो उसके बाद वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और पीएसएल से पूछे थे। तो आपने बता दिया था? हाँ, अच्छा। उसमें कितने देर का इंटरव्यू चला था आपका? अप्रोक्स 7 to 8 मिनट चला होगा। बस इतने में उन्होंने कर हाँ। दिया था? लास्ट में उनका क्या मतलब आपके लिए वर्डिंग्स थी? लास्ट में जब अंतिम क्वेश्चन पूछे या फिर आपको मतलब जाना था उसके पहले उन्होंने कुछ बोला था आपसे? क्वेश्चन पूछे थे उसके बाद बोले थे कि ओके सर हो गया आपका, आप जा सकते हैं। अच्छा। बस इतना ही बोल हो गया था। अच्छा, एक और चीज, इंटरव्यू में ड्रेस अटायर आपका क्या था? आपने क्या पहना हुआ था? ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों का कि क्या पहन के मैं जाएं तो interview फॉर्मल में गया था, ऊपर से एक ब्लेजर डाल लिया था। में? टाई वाई भी लगाई थी? टाई लगाई थी, जो जिस कलर का पैंट है उसी कलर का ब्लेजर पहन लीजिए आप। अच्छा। बहुत ही सही रहता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बहुत भारी क्वेश्चन जो मेरे भी दिमाग में आता है, स्टूडेंट्स के भी दिमाग में रहता है कि एग्जाम से एक हफ्ते पहले का जो रूटीन क्या आप चेंज करते हैं, या एक हफ्ते आपकी लास्ट प्रिपरेशन क्या रहती है? एक हफ्ते पहले रूटीन में चेंज नहीं है, मतलब पर डे हो सकता है, हो सके तो 2 मॉक दीजिए आप। अच्छा। और 1 मॉक उसमें जो आपका एग्जाम टाइमिंग है ना, उस पे ज़रूर दीजिए एकदम ठीक है। प्रॉपर। तो उससे क्या होता है ना कि जो एग्जाम टाइम में आप मॉक देंगे ना, तो उससे आपका माइंड उस पे स्टेबल हो जाएगा ठीक कि है। हमको डेली इसी टाइम पे दे रहा है, तो मतलब हमको इस पे स्टेबल होना है कि हमको एग्जाम में भी जाके ऐसे ही करना है पूरा एकदम। अच्छा, आपने एक बात बताई कि आपने कई फेलियर्स देखे हैं इस अचीवमेंट के पहले, तो मैं कहूंगा कि जो बच्चे बार बार फेल हो रहे हैं उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? बार-बार सर जो फेल हो रहे हैं, मतलब पहले साल नहीं निकला, दूसरे साल प्री बिल्कुल, निकला, मेंस नहीं बिल्कुल। निकला, तो मतलब कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहना है। कंसिस्टेंसी बना के हाँ, रखें। कंसिस्टेंसी जो प्रॉपर मेंटेन करना है। ठीक है। उसके अलावा मतलब जैसे हो सकता है तो आप अपनी जो टाइमिंग है ना उसको थोड़ा-सा चेंज कर सकते हैं। ओके। उसके बाद आप कर सकते हैं कि मॉक टेस्ट प्रॉपर लगाइए आप पूरा। मतलब आप कंसिस्टेंट अपनी पढ़ाई को हाँ, करते रहिए और हिम्मत मत हारिए, मुझे लगता है हाँ। इसलिए आपको। ठीक है। अच्छा, जो बच्चा बिगिनर है, बहुत सारे बच्चे आपकी इस वीडियो को देखेंगे तो उनके अंदर एक ललक जगेगी कि नहीं यार मुझे करना चाहिए। तो एक बिगिनर के लिए आपकी क्या एडवाइस है, मैं चाहूंगा जरा एक बार प्लीज बता दें। बिगिनर जो है वो पहले तो अपने को मेंटेन करे कि हमको यही करना है। उसके अलावा आप मॉक टेस्ट प्रॉपर दीजिए। पहले सेक्शनल मॉक से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद फुल मॉक पे जाइए। ठीक है। और मेरे ख्याल से कंसिस्टेंट अपने आप को हाँ, लगातार पढ़ते रहिए। अच्छा, बेसिक अपना प्रिपरेशन तैयारी करनी है, अगर आपको एकदम बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ना है, तो क्या शुरू में ही सेल्फ स्टडी से शुरू करें या कहीं किसी के थ्रू गाइड के थ्रू आप आगे बढ़ें, या फिर खुद से किताबें वगैरह लेके यहाँ पे आगे बढ़ते चलें? कैसे करना चाहिए इसको? खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन एक आध टॉपिक ऐसे हैं ना जो आप पाएँगे ना तो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो आप गाइडेंस के थ्रू जा सकते हैं एकदम स्टार्टिंग से ही। बैंकिंग एग्ज़ाम क्या 1 साल में क्रैक किया जा सकता है? यस, क्रैक किया जा सकता है। अगर आप लग जाएँ तो? हाँ, ठीक है। प्रीलिम्स वर्सेस मेंस अगर हम बात करेंगे तो कितना मुश्किल होता है कि आप प्री से एकदम मेंस में स्विच करते हैं और वहाँ पे चैलेंजेस बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिटर भी शायद रियल कॉम्पिटिटर आपको मिलते हैं। कैसे मेंस के लिए स्पेशली हम तैयारी करें? क्योंकि आपने भी बताया अभी कि मेंस में करंट अफेयर्स जीए पोर्शन जुड़ जाता है, कंप्यूटर हमारा ऐड हो जाता है, साथ ही साथ मैथ्स, इंग्लिश और जो रीजनिंग होती है उनका लेवल बढ़ जाता है। तो मेंस के लिए स्पेशली क्या करना चाहिए? मेंस के लिए स्पेशली सर ये करना चाहिए ना कि पहले तो करंट अफेयर वो बैंकिंग अवेयरनेस जो है प्रॉपर डेली एकदम पढ़ना है। ठीक है। करंट अफेयर को डेली फॉलो कीजिए। ठीक है। और उसके बाद जब एग्जाम टाइम थोड़ा नजदीक आने लगे तो आप एक काम कीजिए ना, अपना टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज कीजिए उसको। ठीक है। आप एक हफ्ते में पूरा पूरा जितने 6 महीने का ना पूरा प्रॉपर पढ़ लीजिए मंथली। ठीक है। ठीक है। उसके बाद वीकली पढ़िए। बढ़िया। उसके बाद फिर से मंथली पढ़ लीजिए, तो 3 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद
जो लास्ट का हफ्ता है उसमें प्रॉपर मॉक दीजिए और सेक्शनल मॉक भी दीजिए, टॉपिक वाइज भी मॉक दीजिए। फुल मॉक देते रहिए उसमें। उसके बाद आप मेंस में जाके बैठिए, आपका हो जाएगा। अच्छा, एक चीज, एग्जाम के ठीक एक दिन पहले क्या रूटीन होना चाहिए? एग्जाम के ठीक एक दिन पहले सर पूरा मतलब रिलैक्स हो जाइए आप। अच्छा, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए सर। माइंड को एकदम रिलैक्स कर लीजिए, रिलैक्स करके छोड़ना चाहिए। हाँ। जाहिर सी बात है कि उस समय कुछ अलग से पढ़ के क्या ही हो जाएगा, जो आपने पढ़ा है वो सफिशिएंट मेरे ख्याल से होना चाहिए। एक अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछूंगा यहाँ पे कि आप यहाँ पे हमारे जो व्यूअर्स को बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए, या कौन सी ऐसी बात है ड्यूरिंग प्रिपरेशन जो हमारे एस्पायरेंट हैं उनको अवॉइड करनी चाहिए? सर सबसे पहले तो जो स्टार्ट प्रिपरेशन के दौरान आप अवॉइड करनी चाहिए, जैसे ओवर थिंकिंग हो गया कि मैं कर लूंगा एकदम पहली बार में ही कर लूंगा, और किसी दूसरे को देख के कि वो कर लिया तो मैं भी कर लूंगा। तो अक्सर ये चीज हो जाती है लोगों में। हाँ। अच्छा, कई बार ये भी हो जाता है ना कि कोई अगर मान लीजिए बार बार फेल हो रहा है तो उसको देख के दिमाग में ऐसे नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, यार मैं भी कहीं फेल ना हो जाऊं। ऐसा भी तो होता है मेरे ख्याल से। हाँ, होता है। तो इन चीजों से मेरे ख्याल से दूर रहना चाहिए। हाँ। ठीक है, आपने अभी तक जितने सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दिए। एक लास्ट में जो मैं रैपिड फायर जरूर कराता हूँ कि 1 मिनट में जल्दी जल्दी आपसे कुछ आपके फेवरेट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप उसका जवाब देंगे। तो आप तैयार हैं उसके लिए? यस सर। आपकी इस प्रिपरेशन के दौरान, आपकी जो प्रिपरेशन के दौरान आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा है? रीजनिंग। रीजनिंग रहा है। सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगा? सबसे टफ लगा इंग्लिश और करंट अफेयर। वो एक टीचर जिसने आपकी सबसे ज्यादा मदद की? सर शांतनु सर। अच्छा, एक लाइन स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए? आप लोग कंसिस्टेंट रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए। बहुत अच्छा। सिलेक्शन के बाद आपको सबसे पहले किसकी याद आई थी? सिलेक्शन के बाद सबसे पहले मुझे मेरे मम्मी पापा की याद आई थी कि ठीक है, पहली सैलरी किसको डेडिकेट करेंगे? पहली सैलरी सर मैं अपने पापा को डेडिकेट करना चाहूंगा। बहुत अच्छे, थैंक यू। निखिल, खान ग्लोबल स्टडीज बैंकिंग की टीम के थ्रू आप जुड़ के आज यहाँ ऑफिसर बने हैं। मैं चाहूंगा कि केजीएस के बारे में कुछ मुझे जरा बताएं कि किस तरीके से आपकी जर्नी में केजीएस ने मदद की। सर मैं केजीएस से 2 साल पहले जुड़ा था। उसके बाद मैंने केजीएस को कंटिन्यूअसली फॉलो किया। ठीक है। यहाँ के टीचर्स जो हैं बहुत हेल्पफुल हैं। ठीक है। वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कि आपको किस तरह से गाइड, आप किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग मतलब जैसे यहाँ की टेस्ट सीरीज आप लगाइए। टेस्ट सीरीज आपको काफी हेल्प करी थी? हाँ। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि बैंकिंग के प्री और मेंस, क्या टीचर्स आपको मेंस के लिए भी प्रॉपर गाइड किए थे, पढ़ाए थे? यस सर। मेंस का भी कंटेंट आपको समझ में आया था? मेंस का भी समझ में आया था पूरा प्रॉपर। ठीक है, तो क्या आप यहाँ पे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करेंगे कि केजीएस के थ्रू पढ़ के अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं? यस सर। निखिल, मैं चाहूंगा कि केजीएस ने आपकी इस जर्नी में किस तरह से मदद करी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? केजीएस ने बहुत हेल्प किया मेरा। बहुत ही डेडिकेटेड टीम है यहाँ पे। ठीक है। बहुत टेस्ट ने जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत हेल्प की मेरा। ठीक है। उसके अलावा मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप केजीएस टीम से जुड़े और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो थैंक यू सो मच निखिल, आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़े और अपनी जर्नी को हमारे साथ साझा किया। पूरी केजीएस टीम आपको आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। आप जिंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ें और अपना नाम, हमारा नाम और माता पिता का नाम आगे ले जाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस। थैंक यू। तो ये तो थी कहानी एक एस्पिरेंट से ऑफिसर बने निखिल की, जिन्होंने अपनी जर्नी में बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सीखा और उस सारी लर्निंग से आज वो इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि आज वो एक ऑफिसर हैं। एंड पूरी केजीएस बैंकिंग जो है उनको यहाँ पे ग्रेटफुल है कि वो आगे बढ़ रहे हैं और हम विश करते हैं कि वो जिंदगी में आगे बढ़ें। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू अ वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक मदद से हो सकता है कोई और निखिल यहाँ बैठा हो जो अपनी इस जर्नी को एंजॉय करे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे साथ जुड़ के एक अपनी सपनों की उड़ान को पूरा कर लीजिएगा।